हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डबराल कोचिंग क्लासेस में। और यूकेएसएससी रेशम निरीक्षक का लेक्चर हम लोग कर रहे थे। इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। 4 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फिर लेक्चर को अभी डिस्कस करेंगे। ये उत्तराखंड वन दरोगा पशुधन प्रसार अधिकारी और रेशम निरीक्षक के लिए मॉडल पेपर 12 है, ठीक है। और इसके साथ ही 1-2 लेक्चर और आएंगे और ये पेपर भी कंप्लीट आपका हो जाएगा। इसके सारे कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे आपकी स्लाइड में हमसे पूछता क्या है। तो सबसे पहले आपके लिए इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्या। तो यहाँ पे जो सीखने वाले हैं वो हैं आपका कि हार्डी-वीनबर्ग लॉ क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, इसके बारे में, ब्लू बेबी सिंड्रोम एंड काजीरंगा नेशनल पार्क मिनीमाता डिजीज़ के बारे में, एंड ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है जेनेटिक में होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और प्रोटीन स्ट्रक्चर, सेलुलोज एंड द मोलैरिटी इन ए केमिस्ट्री सॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसमें मोलैरिटी आपसे पूछता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ओके। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को और ज़्यादा देखिए ताकि आपका नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो इसमें, और यदि नहीं पता तो पूरी वीडियो तो आप देखना बनता ही है बॉस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। और दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं टोटल। ये दोनों क्वेश्चन 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। और यदि कोई दोनों ही क्वेश्चंस का हमें आंसर देगा तो 10 मार्क्स गेन करेगा, ओके। और 1 मार्क्स के 5। तो कमेंट करिए, ठीक है ना। अपनी एक्टिवनेस को भी शो करिए हमें कि आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, कुछ सीख रहे हैं टाइम के साथ, ओके। सो यहाँ पे आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डी-वीनबर्ग का नियम क्या कहता है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करता है ये। तो राइट आंसर यहाँ पे है कि ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है ना, ठीक है। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल को एक बार देख लेते हैं, ओके। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है ना। और ये जो है एक मॉडल थ्योरम है, एक मॉडल लॉ है, एक मॉडल प्रिंसिपल है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें, ये जो हार्डी-वीनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये जूलॉजी में आता है आपके कहाँ पे, जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है, ओके, ठीक है। और ये कहता क्या है, ये कहता है स्टेट्स दैट्स एलील्स का मतलब जो भी जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी कैरेक्टर के लिए। तो एलील्स एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन, किसी एक पॉपुलेशन की बात करता है, ठीक है ना। आप पॉपुलेशन आप समझते हैं क्या। पॉपुलेशन का मतलब कि किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो रहने का जो ग्रुप है, ठीक है ना। अगर कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पे है तो इस ह्यूमन बीइंग की जो अदर ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका एक ग्रुप, ये तो पॉपुलेशन हो गया, ठीक है ना। तो एक ही स्पीसीज़ का एक ग्रुप, ठीक है, उसको पॉपुलेशन कहा जाता है, ओके। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन देता है अपनी हार्डी-वीनबर्ग रूल कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट। यानी जो जेनेटिक जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं और जो एलील्स हैं, जो क्या हैं एलील्स, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, ठीक है, उनमें कभी चेंज नहीं होगा, उनमें कभी चेंज नहीं होता है। विल रिमेन कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। और कहाँ, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ये कांस्टेंट रहते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ अदर इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। और ये जो है इन द एब्सेंस, यदि ये चीज़ें एब्सेंस हो तो उस कंडीशन में जो एलील्स हैं और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज हैं वो कांस्टेंट रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, ओके। यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में आपको बताऊं तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है क्या कहता है, ये बताता है मेन आपको इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, कि इवोल्यूशन कब हो सकता है, किस कंडीशन में एक नई जाति की उत्पत्ति हो सकती है, उसके पीछे ये जो है उसकी एक्सप्लेनेशन ये आपको देता है, ठीक है ना। तो ये बोलता है कि जो इवोल्यूशन है वो उस कंडीशन में नहीं हो सकता, उस कंडीशन में नहीं होगा। इवोल्यूशन का मतलब कि एक जो परमानेंट कोई स्पीसीज़ है जो किसी आइसोलेटेड रीजन में रह रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्पीसीज़ है, ठीक है ना, और इसमें इवोल्यूशन यानी इससे एक नई प्रजाति का विकास कब नहीं हो सकता, किस कंडीशन में नहीं होगा, जब क्या हो, जब जो जीन्स हैं जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं यदि उनमें कोई टाइम के साथ कोई चेंज ना हो, ठीक है। और जो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज है उसमें कोई चेंज ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पे वो कैटेगरी दे रहा है कि यदि जो है
ये चीज़ें, ये जो क्राइटेरिया है, ये जो टॉपिक हैं, यदि ये चेंज हो जाते हैं तो वहाँ पे इवोल्यूशन हो जाएगा, और यदि ये चेंज नहीं करते हैं, ये वैरी अगर नहीं करते हैं, तो इवोल्यूशन वहाँ पे उस स्पीसीज़ में नहीं होगा, यानी उस स्पीसीज़ से एक नई प्रजाति का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे म्यूटेशन है, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि यदि किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज आ जाता है तो जो है, और नए कैरेक्टर वहाँ पे अगर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो म्यूटेशन हो गया, है ना। नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि कोई जो नेचर है, नेचर क्या करती है, उसी स्पीसीज़ को फेवर करती है, जो क्या करती है, जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड जेनेटिक जीन फ्लो, जीन फ्लो का मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई पॉपुलेशन रह रही थी और ये कोई दूसरी पॉपुलेशन थी, यहाँ से कोई एनिमल उठकर यहाँ दूसरे पॉपुलेशन में चला गया, तो ये चला गया तो इसके साथ जीन्स भी इसके चले गए, तो ये जीन फ्लो हो गया, इस वाली पॉपुलेशन ए से पॉपुलेशन बी में जीन फ्लो हो गया। तो यदि कोई भी पॉपुलेशन जिसमें क्या हो, कोई भी पॉपुलेशन, उसमें इवोल्यूशन तब नहीं होगा यदि वहाँ से जीन फ्लो ना हो। इट मीन्स वहाँ से कोई एनिमल किसी दूसरी स्पीसीज़ में ना जाए, ठीक है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें ना हो, इससे कोई एनिमल यहाँ से उठकर किसी दूसरे प्लेस में ना जाए और वहाँ पे अपनी जो अदर एनिमल्स है, अदर ऑर्गेनिज्म को क्रिएट ना करे। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर नहीं हो, जीन फ्लो यदि नहीं हो और म्यूटेशन यदि नहीं हो, ठीक है ना, तो जो है, जो पॉपुलेशन होगी उसमें इवोल्यूशन नहीं होगा, उससे एक नई स्पीसीज़ नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये है हार्डी वीनबर्ग का प्रिंसिपल, टोटली बताता है इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। और ये जो जितने भी म्यूटेशन वगैरह है, जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन फ्लो, इन टोटल, इसका टोटल मतलब ये है कि डीएनए में यदि कोई चेंज ना हो, ठीक है ना, किसी भी कंडीशन में यदि किसी पॉपुलेशन में डीएनए में कोई चेंज ना हो तो पॉपुलेशन, उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, और उससे एक नई प्रजाति का विकास नहीं होगा, ठीक है ना। और ये एक जो है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि कोई एनिमल यहाँ से किसी दूसरी जगह ना जाए, तो एक थोड़ा थ्योरेटिकल है, यानी थ्योरम है, एक थ्योरम टाइप की, ठीक है ना। तो ये है हार्डी वीनबर्ग का लॉ, और ये स्टेट करता है इवोल्यूशन के बारे में कि इवोल्यूशन उस कंडीशन में नहीं होगा जब क्या नहीं होगा, जब डीएनए में कोई चेंज ना हो, तो उस पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको बता दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि VSEPR जो थ्योरी है, उस थ्योरी केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी ये थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो जेनोन यानी XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा एंड जो हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जीनोन XeF4 जीनोन टेट्राफ्लोराइड हैं, और इस टेट्राफ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है यहाँ पे स्क्वायर प्लानर, ठीक है ना, स्क्वायर प्लानर इसका स्ट्रक्चर होता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है वो पाया जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 6, ठीक है ना। तो 4, ये तो 4 आपके फ्लोरीन के साथ इसके साथ जुड़ गए, और 2 इसके लोन पेयर भी हैं, तो टोटली 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके बन जाते हैं। और जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड जो ज्योमेट्री या शेप आप जिसको कहें, ये होता है स्क्वायर प्लानर, ठीक है ना। और 2 इसमें ये ध्यान रखिएगा, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये सेकंड वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर आपने पिक कर लिया 7, ओके। नेक्स्ट है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये किस वजह से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है मेनली यहाँ पे राइट आंसर होगा कि यदि पानी के पीने में नाइट्रेट की अधिक मात्रा हो जाती है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से एक ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ओके। और इस ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, इस कंडीशन में जो आपका या किसी बच्चे का जो हार्ट जो है ढंग से परफॉर्म नहीं करता है जो परफॉर्म करना चाहिए, है ना। इसकी जो है माल फॉर्मेशन हो जाती है, हार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होता, डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो फिर क्या होगा, हार्ट डेवलप अच्छे से नहीं होगा तो फिर अपना फंक्शन भी वो अच्छे से नहीं करेगा। तो टोटली ये हार्ट जो है हार्ट माल फॉर्मेशन है, ये हार्ट माल फॉर्मेशन की वजह से ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और इस ब्लू बेबी सिंड्रोम में होता क्या है, ठीक है ना, ब्लू बेबी का नाम भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि ब्लू बेबी इसका नाम क्यों है, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है ना। माल फॉर्मेशन की वजह से होता क्या है कि जो इसका जो ब्लड है इस पूरे ऑर्गेनिज्म का या इस छोटे बच्चे का जो ब्लड है, इस ब्लड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से इस आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ नहीं पाता अच्छे से, ठीक है ना। और जब हीमोग्लोबिन जो एचबी है इसके साथ जब ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा तो जो ब्लड है वो टोटली पूरा ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, ठीक है ना, पूरा ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा
तो जो सेल्स को जो ऑक्सीजन चाहिए और टिश्यू को जो ऑक्सीजन चाहिए अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो आपको उनको नहीं मिलेगी, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, और ब्लू कलर का क्या इसमें क्या वो है ना, क्या मतलब है ब्लू कलर का। तो जो HB है हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ब्लड का जो कलर होता है वो एकदम रेड कलर में हो जाता है, ब्लड एकदम रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। और यदि जो हीमोग्लोबिन है जिसको आप HB से रिप्रेजेंट करते हैं, यदि उसमें ऑक्सीजन ना हो और क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो थोड़ा ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है ना। हल्का ब्लू कलर उसमें जो है अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पे चूँकि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें ऑक्सीजन तो अच्छे से नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है ना। ऑक्सीजन नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होगा, ठीक है ना। और ऑक्सीजन की कमी से और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इस वजह से, किस वजह से कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में अच्छे तरीके से नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे जो है जो ब्लड का कलर थोड़ा येलो कलर, क्या बोलते हैं इसको, ब्लू कलर में हो जाता है। और उसकी वजह से ये जो ब्लू जो बेबी है, बेबी के चेहरे पे थोड़ा ग्रीन सा कलर, या ग्रीन नहीं है, ब्लू कलर थोड़ा सा आने लगता है चेहरे पे। जैसे कि आप इसके चेहरे पे देख रहे होंगे, यहाँ ब्लू कलर जो है हल्का हल्का ब्लू कलर दिख रहा है। तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका रेड कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड यानी जिस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है वो आपका कैसा होता है, वो होता है आपका ब्लू कलर का। और इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के होने की वजह से जो ब्लू बेबी है ये सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना। और ये सिंड्रोम इस वजह से होता है, किस वजह से, नाइट्रेट्स की अधिकता के कारण। यदि आपके वाटर में नाइट्रेट्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें स्किन टर्न जो है ब्लू हो जाती है, मैंने आपको बता दिया, है ना। और इसमें कोई जानने वाली बात नहीं है, बस यही था कि ये जो है डिज़ीज़ किस वजह से होती है और इसमें सिम्टम्स कैसे नज़र आते हैं। सिम्टम्स आपने देख लिए ना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो है कि जो इंडियाज़ वन हॉर्न राइनोसेरस हैज़ बीन प्रोटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो कौन सा फॉरेस्ट रीजन है जहाँ पे इन राइनोसोरस यानी जो एक सींग वाला गैंडा होता है ना, इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो को हमने कंजर्व कर रखा है, उसको प्रोटेक्शन दे रखा है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यानी काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक प्रोटेक्टेड एरिया है, यानी यहाँ पे ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ है उसको कुछ टाइम के लिए या कुछ टाइम में हमेशा के लिए जो है उतना एक्टिव नहीं होने देता है ह्यूमन को, यानी ह्यूमन उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है उस वाइल्ड रीजन में, उस प्रोटेक्टेड एरिया में, ठीक है ना। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है, एक इम्पॉर्टेंट बात। और इसकी लोकेशन यदि मैं आपको बताऊँ तो लोकेशन ये है नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जो हमारे पूर्वी वाले, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और वहाँ पे ये किस स्टेट में है, तो ये असम में है, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, ओके। और यदि और इसके साथ ही कुछ और पॉइंट जानने वाले ये हैं कि इसका जो एरिया है, एरिया इसका कितना है, तो एरिया इसका जो है 430 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, ध्यान रखिएगा। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुई थी 1908 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और एक बहुत इंटरेस्टेड बात आपको बताऊं तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये वर्ल्ड हेरिटेज है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है ना उसमें लिस्टेड है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बंगाल टाइगर, चूँकि ये बंगाल टाइगर वाला रीजन है लगभग, तो बंगाल टाइगर यहाँ पे पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना। और एलिफेंट वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। और साथ ही वन हॉर्न राइनो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं और इन्हीं को कंजर्वेशन करने के लिए इस पूरे नेशनल पार्क को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है सिंस 1908 में, ठीक है। तो ये था पूरा, ठीक है। यहाँ ये जो पूरा रीजन है नेशनल पार्क का, यहाँ ग्रासलैंड भी है, वेटलैंड्स है एंड फॉरेस्ट का रीजन है जिसमें ये सारे एनिमल्स यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करते हैं, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि जो मिनीमाटा डिजीज़ है इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से मिनीमाटा डिजीज़ होती है, तो राइट आंसर है यहाँ पे HG मीन बाय हाइड्रोजियम भी इसको कहा जाता है। हाइड्रोजियम मतलब समझिए क्या, हाइड्रोजियम जो HG है ना, HG का मतलब हाइड्रोजियम होता है और हम उसको केमिस्ट्री में क्या समझते हैं, मरकरी, ठीक है ना। तो HG मतलब हाइड्रोजियम, और हाइड्रोजियम किसके लिए यूज़ होता है, मरकरी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये मिनीमाटा डिजीज़ जो है मरकरी की वजह से होता है, ठीक है।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कि इस मिनीमाटा डिजीज़ को एक नाम और जाना जाता है, इसका एक नाम और भी है, इसको कहा जाता है CHISSO, चीज़ो मिनीमाटा डिजीज़ भी इसको कहा जाता है, चीज़ो मिनीमाटा डिजीज़। ये क्यों कहा जाता है इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फ़िलहाल ये किस टाइप की डिज़ीज़ है, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ है। न्यूरोलॉजिकल डिज़ीज़ का मतलब क्या है कि ये जो है इस डिज़ीज़ की वजह से जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके पूरा तंत्रिका तंत्र है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है, उसमें डिसफंक्शन हो जाता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ये, न्यूरॉन्स में इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, या न्यूरॉन एबनॉर्मेलिटी भी इसको कह सकते हैं। ओके, और जो है ये किसकी वजह से होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये होता है ना। तो यहाँ पे ये मरकरी यानी Hg की वजह से, Hg यानी मरकरी पॉइजनिंग की वजह से ये डिज़ीज़ आप में क्रिएट होती है मिनीमाटा डिजीज़ में, ठीक है ना। इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या नज़र आएंगे इसके सिम्टम्स आपको। तो जो सिम्टम्स हैं यानी जो लक्षण हैं, सिम्टम्स क्या होंगे कि मसल वीकनेस आपकी हो सकती है, साथ ही जो है लॉस ऑफ विज़न भी हो सकता है। लॉस ऑफ विज़न यानी आप अच्छे से देख नहीं पाओगे, साथ ही जो है आप जो है बोल नहीं सकते, स्पीच आपकी बंद हो जाएगी, साथ ही हियरिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आती है जिसका नाम है एटैक्सिया। एटैक्सिया का मतलब होता है कि यदि आपका जो न्यूरॉन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम यदि डिसफंक्शन कर ले, है ना, वो फंक्शन अच्छे से ना करे, डिसफंक्शन हो जाए, फंक्शन ही ना करे, तो उस वजह उस जो कंडीशन है वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसका नाम है एटैक्सिया, ठीक है ना। और इसके साथ ही यहाँ पे यदि सीरियस कंडीशन में क्या हो सकता है, सीरियस कंडीशन में उस इंडिविजुअल को पैरालिसिस भी हो सकता है और इवन वो कोमा में भी जा सकता है। तो इतनी भयंकर डिजीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये जान लिया है कि ये किस वजह से होती है और क्या इसके सिम्टम्स हैं। मेन इसकी हिस्ट्री वाला पोर्शन क्या है, ये कहाँ से, ये मिनीमाटा इसका नाम क्यों है। तो जापान में एक सिटी है, उसका नाम है मिनीमाटा सिटी, है ना। और 1956 में होता क्या है कि एक केमिकल फैक्ट्री होती है वहाँ पे जापान में, दिस इज़ चीज़ो केमिकल कॉरपोरेशन या चीज़ो कॉरपोरेशन ऑफ केमिकल। तो एक फैक्ट्री थी 1956 में वहाँ पे, ठीक है ना। और इस फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वेस्ट मटेरियल होता था, और इस मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता था, Hg यानी मेथाइल मरकरी, जो एक मरकरी का दूसरा कंपाउंड है, मेथाइल मरकरी उसमें प्रेजेंट था। और उसकी वजह से लोगों में इस टाइप के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो गए थे। तो वहीं से चूँकि ये चीज़ों कंपनी के जो उनका वेस्ट मटेरियल था उसकी वजह से हो रहा था ये, और मिनीमाटा डिजीज़ में ये स्प्रेड हुआ था ये डिज़ीज़, इसलिए इसको नाम दिया जाता है चीज़ो मिनीमाटा डिजीज़। ओके, तो ये था पूरा इस टॉपिक का, इस पूरे क्वेश्चंस का एनालिसिस, ठीक है ना, समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये सिम्टम्स आपको दिखाए गए, क्या क्या सिम्टम्स हो गया, एटैक्सिया यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही यहाँ पे जो वो चीज़ों कंपनी थी जहाँ पे बन रहा था, तो ये जो मिथाइल मरकरी है मेनली ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, उस कंपनी से जहाँ से एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, वहाँ से मिथाइल मरकरी एक बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, और उसको कंपनी वाले क्या कर देते हैं, बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है। और नेक्स्ट में आपसे पूछता है क्या, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपसे पूछा गया है कि द DNA से mRNA के संश्लेषण को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। DNA से mRNA, यानी जो mRNA है उसकी फॉर्मेशन किससे हो रही है, DNA से। और ये फॉर्मेशन DNA कहाँ पे पाया जाता है, DNA पाया जाता है आपकी सेल्स में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे होता क्या है, DNA क्या करता है, DNA पे क्या होते हैं, DNA पे होते हैं जीन्स, और जीन्स क्या हैं, जीन्स एक जेनेटिक कोड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जेनेटिक कोड या नाइट्रोजनस बेस का जो कोड होता है DNA पे, वो जो है कॉपी हो जाता है, DNA की कॉपी हो जाती है, और एक जो है क्या बन जाता है, एक दूसरा कोड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको कहा जाता है क्या, इसको एक नाम और से जाना जाता है, ये जीन सीक्वेंस, जो जीन्स थे ना यहाँ DNA पे जो जीन्स थे, उस जीन सीक्वेंस की ये कॉपी बन गई है, ठीक है ना। और इस कॉपी को क्या कहा जाता है, mRNA। तो इस mRNA की फॉर्मेशन टोटली कहाँ से हो रही है, DNA से, है ना। जीन्स कहाँ है, DNA के अंदर है, तो DNA से RNA की फॉर्मेशन हो रही है। और RNA से भी कौन से RNA की, mRNA। RNA होते हैं 3 टाइप के, M, T एंड R। तो RNA जो mRNA है, यानी इसको मैसेंजर RNA कहते हैं। तो ये मैसेजिंग का काम करेगा, एक हिसाब से मैसेज पहुंचाएगा ये किसी ना किसी को, ठीक है। तो इसको कहा जाता है mRNA, या ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू mRNA की फॉर्मेशन होती है। तो अभी ये mRNA है कहाँ, बेसिकली अभी है ये न्यूक्लियस में, ठीक है।
अब ये mRNA यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर आता है और सेल के साइटोप्लाज्म में आता है। सेल के साइटोप्लाज्म में ये जो यहाँ पे नाइट्रोजनिक बेस के जो कोड होते हैं इसको साइटोप्लाज्म में लाता है, फिर tRNA इसको पढ़ता है और उसके बेस पे यहाँ पे क्या बनते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। और वो प्रोटीन सिंथेसिस ही अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस टाइप से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपसे पूछता है कि द मेन बॉन्ड टू मेंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, कौन सा बॉन्ड होगा जो सेकेंडरी प्रोटीन्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का, ठीक है ना। और इसमें ये वाले बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहे हैं दिस इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन मेनली पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो एसिड्स से जुड़कर प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अलग अलग टाइप से जुड़ते हैं, ठीक है ना। अलग अलग टाइप से जुड़ने का मतलब ये है कि फर्स्ट में जैसे सिंपल सा अमाइनो एसिड उसको प्राइमरी अमाइनो एसिड प्राइमरी प्रोटीन कहेंगे, ठीक है ना। और सेकंड में जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना, ये है। तो जो प्राइमरी प्रोटीन है, प्राइमरी प्रोटीन्स में ये छोटे छोटे जो माला आपको थोड़ा दाने टाइप के स्ट्रक्चर लग रहे हैं, ये पूरे अमाइनो एसिड्स हैं। और ये अमाइनो एसिड क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में एक तागे के रूप में जैसे यहाँ पे अरेंज हो रखे हैं। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जब अमाइनो एसिड इस टाइप से जुड़ते हैं तो वो प्राइमरी प्रोटीन्स को कहा जाता है, ठीक है। सेकेंडरी प्रोटीन का मतलब ये है कि जब फोल्डिंग हो जाती है उन अमाइनो एसिड्स की, उन पॉलीपेप्टाइड की, अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और जब उन पॉलीपेप्टाइड की इस टाइप से फोल्डिंग हो जाती है यानी हेलिकल शेप में ये आ जाते हैं तो सेकेंडरी प्रोटीन्स बन जाता है। सेकेंडरी प्रोटीन दो स्ट्रक्चर होते हैं इसके, एक तो होता है एकदम हेलिक्स जैसे डीएनए का मॉडल होता है इस टाइप से, और दूसरा होता है एक शीट की तरह यानी प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा एक अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर सेकेंडरी प्रोटीन्स का होता है, ठीक है ना। और टर्शियरी जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसमें भी ये जो है 3 डायमेंशनल प्रोटीन होता है, यानी 3D अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, ये 3D टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। और इसी टाइप से क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ओके। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी टाइप के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि सेकेंडरी में किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है और उसमें बॉन्ड्स कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो इन चेन्स को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब कॉइल हो जाती हैं या स्पाइरल शेप में बन जाती हैं तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है इस टाइप से। और जब ये थोड़ा एक शीट के रूप में आ जाती हैं, पॉलीपेप्टाइड जो है जो चेन है वो एक पैरेलल अलाइन हो जाती है एक दूसरे के, तो फिर प्लेटेड स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी प्रोटीन्स का, ठीक है। तो ये था यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटीन्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है जो पूछता है, आपसे पूछा गया है कि XeF4 की आंशिक ताप पर जल अपघटन से प्राप्त होता है क्या। यदि आप ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो XeF4 के साथ में H2O एक बहुत कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो बन जाता है क्या, वो बनता है ज़ेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड कंपाउंड बनता है, एंड साथ ही में हाइड्रोजन फ्लोराइड यहाँ से निकलता है। तो यहाँ पे देखिए ज़ेनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा यही, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है कि जो सेलुलोज है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज जो बना हुआ होता है, सेलुलोज वो एक हेक्सोज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स का ही पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स का, है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स को आप सेकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, इस टाइप से जो छोटे मॉलिक्यूल हैं, मोनोसेकेराइड जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वो पॉलीसेकेराइड हैं, ठीक है ना। और जिसमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं वो डाइसेकेराइड हैं। तो इसी टाइप से जो सेलुलोज है, सेलुलोज एक टाइप का पॉलीसेकेराइड एंड हेक्सोज पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। इसमें 6 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ, ये जो सेलुलोज है ये प्लांट का मेन पार्ट है। प्लांट की सेल वॉल जो है वो इसी से बनी हुई होती है, एंड इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर। ये सबसे ज़्यादा जो है संसार में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है सेलुलोज, ध्यान में रखिएगा। तो जैसे सेलुलोज इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग व्हेन दे टेक्स इन एक्सेस वाटर। जब सेल में बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जमा हो जाता है तो सेल वॉल को, जो सेल्स को, उसको बस्ट होने से रोकता है सेलुलोज, ठीक है। और ये जो है, जो सेलुलोज में जो भी ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं, बीटा ग्लूकोज का ही पॉलीमर है,
तो ये जो बीटा ग्लूकोज हैं वो आपस में एक स्पेशल टाइप के बॉन्ड्स जिसको कहा जाता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये था, और इस टाइप से ये सेल्स में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कि प्लाज्मा झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था सिंगर एंड निकोलसन, एक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को या इस मॉडल को दिया था। ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक बार मैं आपको सेल दिखा रहा हूँ, ये पूरी सेल है। सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कहाँ पे? ये है सबसे आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके अंदर ये है पूरा साइटोप्लाज्म वाला एरिया। इस साइटोप्लाज्म वाले एरिया में वेरियस सेल ऑर्गेनल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लोकेशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर यदि देखेंगे तो इस टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें जो है ये कोलेस्टेरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड्स वगैरह की जो है ये पूरी लेयर होती है, ये वाली। ठीक है ना, इसको थोड़ा अल्ट्रा करके यहाँ पे दिखाया गया है। और ये दो लेयर्स हैं, दो लिपिड की दो लेयर्स होती हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो क्या करती हैं, इसका फंक्शन क्या है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो ये फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर फॉर द सेल, यानी सेल के जो इंटरनल का एनवायरनमेंट है और एक्सटर्नल का जो एनवायरनमेंट है, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, उसके बीच में एक बैरियर की तरह काम करती है। एंड दिस सेपरेट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। और ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यही डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर कौन सा सब्सटेंस जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा, है ना। ये परमिएबिलिटी को भी वो करती है, ठीक है ना, कंट्रोल करती है। एंड द लोकेशन इसकी बता दिया मैंने कि सराउंडिंग ऑफ द सेल, आउटर सरफेस में पाई जाती है, सराउंडिंग ऑफ द सेल्स के चारों ओर। ठीक है, तो ये सिंगर और निकोलसन साहब ने यह थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा था कि ये जो लिपिड है, लिपिड क्या बोलते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है और ये लिपिड से बनी हुई है। और ये परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है सेल्स के लिए कि कौन से मैटर आएंगे और कौन से मैटर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में पूछा गया है कि 4 ग्राम NaOH को आप डिज़ोल्व करते हैं 250 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन में, इसको घोला जाता है, तो इस बिलियन की जो मोलरता है यानी मोलैरिटी है वो क्या होगी? ठीक है, तो आप जानते हैं मोलैरिटी को हमने देखा था कि हम लीटर में या मिलीलीटर में वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब में उसने दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे? तो करने का बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, ये इक्वल होता है 1 ml के। ठीक है, तो यहाँ पे जो 250 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा? 250 मिलीलीटर के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि आपको 4 ग्राम NaOH आपको दे रखा है और 250 ml में आपको उसको डिज़ोल्व करना है और बताना है कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी जो NaOH आप घोल रहे हैं किसी सॉल्वेंट में, तो NaOH सॉल्यूट होगा। तो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं और लीटर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें आप घोल रहे हैं वो जो सॉल्वेंट है वो कौन सा है और उसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, तो मोल्स को आप कैसे निकालते हैं? मोल्स को आप निकालते हैं, मोल्स होता है मास बटे मोलर मास। यदि आप ये करेंगे तो आपको मोल्स मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मास यहाँ पे NaOH का हमें निकालना है कि NaOH का जो है मोल्स कितने होंगे। तो NaOH की जो है मास यहाँ पे आपको 4 ग्राम दे रखी है 4, और अपॉन NaOH का यदि आप देखें तो NaOH में यदि देखें तो जो सोडियम है, सोडियम का होता है मोलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और प्लस में 1, तो 23 और 10 कितने होंगे? 33 और 6 39 और 41, यानी 4/40 ये मोलर मास इसका हो गया। ठीक है, तो 4/40 अगर आप करेंगे तो आपको मोल्स प्राप्त हो जाएंगे। और साथ में लास्ट में क्या नीचे क्या बच रहा आपके पास? 250 ml। ठीक है, तो इस टाइप से। और साथ ही में क्या करेंगे? ml है, ml को आप लीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है कि आपको लीटर में करना है। तो 250 इंटू आप क्या कर देंगे? 1000 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना, मैं थोड़ा इसको अलग से दिखा रहा हूँ सही करके। तो 4/40 अपॉन में 250 ml, और इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और टोटली आपका आंसर जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 0.4 मोलैरिटी। ठीक है ना, ये आपकी जो है मोलैरिटी निकल गई जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, तो ये था
पूरा इस टॉपिक। और नहीं, एक क्वेश्चन और भी है, मैं सोच रहा कि क्लियर हो गया, लेकिन लास्ट है। मानव नेत्र की सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी दृष्टि पटल एंड रेटिना, जिसको आप कहते हैं, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है आपकी आँख में, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, ठीक है ना। और इसी जब इसमें थोड़ा इमेज वगैरह आगे पीछे बन जाती हैं तो फिर आपको आई डिफेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, जो नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो में हमने उसको डिस्कस किया है, आप देखिए उनको, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को देखा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड लाइक तो बिल्कुल करो यार, ठीक है ना, विदाउट लाइक के हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। एंड सब्सक्राइबर को थोड़ा बढ़ाओ, आप इंक्रीज़ करवाओ, ठीक है ना, शेयर करो इसको। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।